मोस्ट वेलकम एवरीवन। देखिए अभी हमने इसका इस सेट का जीएस पार्ट हमने कर लिया है, ठीक है। तो अभी हम इसमें ना मैथमेटिक्स और फिर उससे रिलेटेड कुछ डीआई वगैरह है, उस पे हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो ये सेकेंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया है, ठीक है। तो इसको हम एनालिसिस करते हैं, देखते हैं किस प्रकार के मतलब छोटे मोटे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन और फिर मतलब रीजनिंग कैसे पूछता है, क्या स्तर है, उसे देखेंगे, ठीक है। ये सारी पोर्शन हमने पहले कर लिए हैं, इसको आप देख लीजिए, होगा तो वहाँ से आप कर लीजिए, ठीक है। पढ़ लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। और देखिए पढ़ाने का अप्रोच ऐसा है कि नहीं कि केवल टॉपिक जो उससे रिलेटेड और भी कंटेंट्स है ना, तो उस पर भी हम थोड़ा सा ध्यान दे के चलते हैं, तो ठीक है, आपको दिक्कत ना हो। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करते हैं। तो 31 देखिए क्या कह रहा है, एक प्रकार का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान इस पे दीजिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, देखिए कैसे सॉल्व होगा आपसे, ठीक है। उसके बाद मैं करता हूँ, ठीक है। कोशिश कीजिए, इजी है बिल्कुल। इसमें करना क्या है, देखिए 196 है, इसका रूट आप लेंगे तो कितनी वैल्यू मिलेगी आपको, अबाउट 14, आई थिंक एग्जैक्टली 14 आएगी आपकी वैल्यू, ठीक है। तो ये रूट क्वेश्चन मार्क को ऊपर छोड़िए, ठीक है। नीचे आपको 14 मिल गया, इधर इक्वल टू में आपको 72 बाई क्या है 56 है, ठीक है। अब देखिए 14 और ये इसको एक दूसरे से काटिए, तो 14 का पहाड़ा पढ़िए, ठीक है। 14 का टेबल, तो आपका ये कितना आएगा 18 है ना, तीन तीन मरतबे में कटेगा, कितना 14 28 14 42 14 चौको 14 28 14 42 14 चौको 56 है ना। और इससे 4 से आप इसको काटिए तो कितना आ रहा है 18 है ना। तो कितना आया, ये क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 18। अब दोनों तरफ का स्क्वायर कर दीजिए तो ये क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकल आएगी। तो ये हो जाएगा 18 का स्क्वायर करेंगे तो 324 है ना। अब इसमें देखिए मिल जाएगा आपको, तो ये सी आपका राइट आंसर, ठीक है। तो ये छोटे मोटे क्वेश्चन हैं जो आपको करने हैं, बस ये है टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान देंगे तो वो हो जाएंगे बहुत जल्दी। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, तो ऐसे क्वेश्चन को अगर आप देखते हैं टाइम मैनेज करना तो आप क्विट कर सकते हैं, एक ही नंबर मिलने हैं। अगर इसमें मल्टीप्लिकेशन फलाना ढिमकाना करते हैं तो टाइम लगता है, ठीक है। वैसे इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1000 आंसर मिलेगा, कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग बस यूज़ करना, थोड़ा सा। देखिए रूट -5 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाई रूट 5 प्लस रूट 3 है। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होता है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आए तो हमें एक पक्ष को क्या करना होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना होता है, और एक पक्ष को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। अब ये कैसे होगा, देखिए कैसे होगा, रूट 5 माइनस रूट 3 है, ठीक है। तो आप ऊपर नीचे ना रूट 5 माइनस रूट 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, यहीं पे कर लीजिए, ठीक है। ऊपर रूट 5 माइनस ऐसे कोष्टक में करके, बात वही हुई, ओपन करें थोड़ा सा, और सेम चीज़ का नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए रूट 5 प्लस रूट 3 में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अब देखिए क्या निकल के आ रहा है आपके सामने। अभी जो हमने लिखा था तो ये हो गया आपका, अगर माइनस यहाँ भी है माइनस यहाँ पे भी है, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो होल स्क्वायर हो जाएगा। तो रूट 5 माइनस, पेन थोड़ा सा पतला, रुकिए इसको थोड़ा पतला करते हैं, ये तो सबसे पतला है, इससे पतला तो क्या ही होगा, इससे पतला नहीं होगा, कलर चेंज कर लेते हैं बस, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसको रूट 5 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है। रूट 3 मान के होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर उसका डिवाइडेड बाई क्या, ये रूट 5 प्लस रूट 3 माइनस रूट 3, तो ये हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो रूट 5 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, है ना, ये पोस्ट आपको मिल जाएगा। उसके बाद इसको जब सॉल्व करेंगे तो 5 प्लस 3, क्योंकि ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, तो वो कितना हो जाएगा, तो रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 हो जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे
√3 का तो 3 हो जाएगा माइनस 2ab में 2 इंटू रूट 5 इंटू √3 तो 2√15 हो जाएगा, है ना, डिवाइडेड बाई √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 माइनस √3 का करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब ये कट पीट के आपको 4 माइनस √15 आ जाएगा। देख लीजिएगा 5 प्लस 3 करेंगे तो 8 हो जाएगा। यहाँ से अगर 2 कॉमन लेते हैं तो 4 माइनस √15 बचेगा, नीचे 2 से वो 2 कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको 4 माइनस √15 मिल जाएगा। ईजी बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा सा घुमावदार है, थोड़ा सा बस, फिर भी इजी है। इसमें क्या कह रहा है कि टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ गई, दुकानदार की आय पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। सॉल्व कीजिए। ठीक है, देखिए इसमें क्या करते हैं, पहले हम कोई वस्तु का दाम मान लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कोई आर्टिकल, कोई वस्तु या फिर कुछ भी है जो पहले एक दिन में, ठीक है, मान लीजिए 10 बिक रही थी और उसका कीमत कितना था, 10 रुपये थे। ठीक है, तो कितना इनकम बनता था, 100 रुपये की। ये पहले की स्थिति मैंने मान लिया। अब इसमें जो परिवर्तन हो रहा है उसको हम देखते हैं। मान लीजिए अब इसी को जो 10 रुपये में जो एक वस्तु बिक रही थी उसका हमने 30% दाम घटा दिया तो कितना हो गया, 7 रुपये हो जाएगा। तो ये 7 हो गया। अब देखिए परिवर्तन इसमें भी हुआ, अब इसमें भी होगा। क्यों? क्योंकि 20% बढ़ गई है क्या, बिक्री दर, जो सेल्स रेट है वो बढ़ा है। तो मान लीजिए अगर 10 का 20% निकालेंगे तो 2 निकल के आएगा, है ना, क्योंकि ये 10 यूनिट जो बिकता था एक दिन में उसी में 20% की वृद्धि है। तो 20% 10 का कितना होगा, 2 होगा। तो 10 में 2 जोड़ देंगे, मतलब अब कितनी एक दिन में वस्तुएं बिकने लगी हैं, 12 वस्तुएं। तो यहाँ पे 12 का मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए तो 12 सते 84। तो देखिए ये अब का इनकम है और ये पहले का इनकम है। अब इन दोनों में से प्रॉफिट या लॉस देखना है तो जो अभी का इनकम है उसमें से पुराना वाला घटाइए। तो 84 में से 100 जब घटाएंगे तो -16 निकल के आएगा। माइनस का मतलब ये है घट रहा है, इनकम पे बुरा प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 16% घट जाएगी, ठीक है, इनकम। ठीक है, तो हो गया, कितना इजी था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र कितना दिया हुआ है, 18.5 वर्ष। ठीक है, अगर कोच की उम्र भी उसमें शामिल कर दी जाए तो औसत उम्र 20% बढ़ जाती है। तो कोच की उम्र क्या है, लगाइए एक बारी कोशिश कीजिए फिर मैं बताता हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र, मान लीजिए 4P। ठीक है, इनका औसत उम्र अगर 18.5 है तो इनके उम्र का योग कितना होगा, 18.5 में 4 का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो 18.5 में अगर 4 का गुणा करेंगे तो योग पता चल जाएगा। तो कितना निकल के आएगा, 74 नियर अबाउट, है ना। करके देखिए एक बारी, इतना ही आएगा। ठीक है, क्योंकि 4 पचे 20 को 0, 4 बड़े 32, 32 2 34, आचार्य के में 4 3 7, 74 निकल के आया ना। तो ये 4 प्लेयरों का मतलब जो उम्र का योग है 74 है। अगर इसमें क्या कर दिया जा रहा है, कोच की उम्र को शामिल, तो कोच का उम्र पता नहीं है तो 4P + Y कर रहे हैं हम। ठीक है, तो इसके जो औसत है ना, ये जो 18.5 ईयर एवरेज है उसमें 20% की वृद्धि हो रही है। तो 18.5 का अगर 20% आप काउंट करेंगे, करके देखिए अबाउट 3.7 निकल के आएगा। कैलकुलेट कीजिए, अबाउट 3.7 निकल के आएगा। तो ये जो 3.7 आ रहा है ना, तो 18.5 में ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 3.7। 18.5 का 20% अबाउट 3.7 होगा। इसको अगर आप ऐड करेंगे तो ये 22.22 आएगा। ठीक है, ये हो गया क्या, नया औसत। कितने व्यक्तियों का, 5 व्यक्तियों का। ठीक है, अब 5 व्यक्तियों का ये हो गया औसत उम्र। अब इसमें अगर आप देखिए पहले 4 थे, अब एक 5। ठीक है, और यहाँ 4 व्यक्तियों का उम्र का योग ज्ञात करने के लिए हमने इसमें 4 से गुणा कर दिया था पहले वाले एवरेज में। यहाँ पे भी अब हमारा नया व्यक्ति ऐड हुआ है तो 4 से 5 हो गए हैं, तो इसमें 5 से मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। ठीक है, तो नई डाटा कितनी निकल के आएगी, अगर इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 111.0 वैल्यू निकल के आ रही है। करके देखिए, 5 2 जा 10 को 0, 5 2 जा 10 और फिर पहले से 1 है तो 11 को 1, 5 2 जा 10 + 11 तो 111.0 आपको निकल के आ रहा है ना।
करके देखिए, इतना ही आएगा। अब देखिए यहाँ 4p प्लस वाई है ना, अब इनका टोटल योग कितना आ गया 111, पाँचों व्यक्तियों का। अब 4 व्यक्तियों का पहले से योग हमें पता है कितना 74, यहाँ पे 74 रख दीजिए, 74 प्लस वाई इक्वल टू 111। अब क्या कीजिए, इसको पक्षांतर कर दीजिए, इधर भेजिए, तो y इक्वल टू, ये y क्या है, जो ये कोच है ना, इसकी उम्र ज्ञात करनी, तो ये उम्र है कोच की, ठीक है। तो 111 में से क्या करेंगे आप, 74 घटा देंगे, तो कितना निकल के आएगा, देखिए 37 नियर अबाउट निकल के आएगा, क्योंकि अब 74 में 37 ऐड करेंगे तो 111 आ जाएगा। तो ये इसका उम्र हो जाएगा 37 ईयर, ठीक है। कितना एजी है, सिंपली आप कर लेंगे। देखिए इसमें इसका आंसर दिया हुआ है 37, ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया हुआ है। अब देखिए हिंदी आ गया, ठीक है। हिंदी में देखिए क्या है, एकल का विलोम शब्द है, एकल का बहुल, कितना इजी है। दर्प का पर्यायवाची, दर्प होता है घमंड, दर्प दंभ, अहंकार, तो ये पर्यायवाची इसका अहंकार हो जाएगा, है ना। नीचे वाला क्वेश्चन, मन को हरने वाला, अब देखिए मनोहर, बचपन से सुनते आ रहे हैं आप, कितना इजी है, मन को हरने वाला मनोहर। कृष्ण जी का नाम सुना होगा, बड़ा मनोहर थे, मन हर लेते थे गोपियों के, सबके हर लेते थे एक्चुअली। गागर में सागर भरना, है ना। तो मतलब इस मुहावरे का अर्थ बचपन से सुनते आ रहे हैं आप, आपके लिए बहुत ईजी होगा। जैसे मान लीजिए पोएट लोग क्या करते हैं, जो कवि लोग होते हैं, गागर में सागर भर देते हैं, एक ही लाइन में बहुत बड़ी बात कह देते हैं, जिसका उच्चारण करने पे एक एक पेज भर जाता है। तो क्या करते हैं, गागर में सागर भर देते हैं, मतलब थोड़े में बहुत कहना, ठीक है। और ये काम है बुद्धिजीवियों का, ठीक है। तो थोड़े में बहुत कहना इसका राइट आंसर है। अब आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 14, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। देखिए महत्वाकांक्षा, महत्वाकांक्षा, ये तो गलत है साफ साफ। महत्वाकांक्षा ये पार्शियली आपको कंफ्यूज कर सकता है। महत्वाकांक्षा ये तो गलत है, काछा नहीं है, कांछा है। देखिए अब यहाँ पे कांछा है और कांछा है, अंतर बस ये है, तो आधा तो का है ना, महत्वा है ना, तो ये ज़्यादा उपयुक्त है, मतलब ये ज़्यादा सही है। ऊपर वाला आपको कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन ये सी ज़्यादा सही है, ठीक है। तो ठीक है, अगर आप पढ़ते हैं हिंदी तो हो जाता है। देखिए अब हमारे पास आ गया एक पैसेज, इसको थोड़ा छोटा करते हैं, ठीक है, कि पूरा कवर हो जाए, क्योंकि पैसेज पढ़ते वक्त ना एक ही पेज में आ जाए तो मज़ा आता है। पैसेज पढ़िए, देखिए पैसेज पढ़ते कैसे हैं, पहले सुन लीजिए। सबसे पहले जब जहाँ पे आपको लगे ना कि पैसेज में अब कोई टर्न ले रहा है, वो स्टोरी टर्न ले रही है, या फिर जो मोट्टो है वो सामने आ गया, तो उसको अंडरलाइन कर लेना चाहिए, ठीक है। या फिर कोई अच्छी बात कही जा रही है तो अंडरलाइन कर लेनी चाहिए। देखिए स्टार्ट करते हैं। नेहरू वॉज ए मैनी साइडेड पर्सनालिटी। देखिए मैनी साइडेड पर्सनालिटी कितना इफेक्टिव, मतलब एक तरह से बोलें तो एक सेंटेंस ऐड किया हुआ है छोटा सा। मैनी साइडेड पर्सनालिटी, मैनी साइडेड मतलब कई फेस हों यदि किसी पर्सनालिटी के, ठीक है। ही इंजॉयड, अब देखिए यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, मैनी साइडेड पर्सनालिटी के नीचे दिया हुआ है, मैनी साइडेड पर्सनालिटी के नीचे ही इंजॉयड क्या क्या, रीडिंग इंजॉय करते थे, राइटिंग बुक्स, ठीक है, और इंजॉय करते थे क्या, फाइटिंग पॉलिटिकल एंड सोशल एविल्स के साथ फाइट करना पसंद करते थे, ठीक है। उसके बाद क्या है, इन हिम द साइंटिस्ट एंड द ह्यूमनिस्ट वर हेल्ड इन परफेक्ट बैलेंस, यानी कि उनके अंदर मानवता और वैज्ञानिकीकरण का मतलब ये नहीं कि साइंटिस्ट, मतलब तर्कपूर्णता बड़ी अच्छी बैलेंस मात्रा में थी उनके अंदर, ठीक है। उसके बाद क्या है, वाइल ही कीप्ट लुकिंग एट सोशल प्रॉब्लम्स फ्रॉम अ साइंटिफिक स्टैंड अप पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे सोशल प्रॉब्लम को भी ये क्या करते थे, साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते थे, ठीक है। ही नेवर फॉरगेट दैट वी शुड नॉरिश द टोटल मैन, मतलब वो इस विषय को कभी नहीं भूलते थे कि क्या, कि हमें सबको मतलब सबकी देखभाल करनी है, ठीक है।
एज ए साइंटिस्ट ही रिफ्यूज टू बिलीव इन अ बेनिवोलेंट पावर, ठीक है। और उसके बाद वो क्या करते थे, यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा क्या है ना, थोड़ा सा डेप्थ में जा रहा है। उसके बाद क्या है, इंटरेस्टेड इन मैंस अफेयर बट एज अ सेल्फ प्रोक्लेम्ड नॉन बिहेवियर ही लव्ड अमॉन्ग हिज फेथ लाइफ एंड द ब्यूटी ऑफ नेचर। सबको पता है इन सब चीज़ों से उनको प्रेम था, ठीक है। अब देखिए क्या है, चिल्ड्रन ही एडोर्ड, बच्चों के प्रति भी उनका बहुत प्रेम था। अनलाइक वर्ड्सवर्थ he did not see them trailing clouds of glory from their recent in heaven. He saw them as blossom of promise and renewal, ठीक है। वो अपने आप को ऐसे ब्लॉसम ऑफ प्रॉमिस और रिन्यूअल के रूप में देखते थे। द ओनली होप फॉर मैनकाइंड, उनको ओनली होप फॉर मैनकाइंड बोला जाता था, ठीक है, मानव जाति के लिए, मतलब एक अच्छे उम्मीद के रूप में उनको ओनली दे दिया है, ठीक है, उनके वाहवाही में, ठीक है। ये पैसेज हमने देख लिया है। यहाँ पे मेन फोकस नेहरू जी के मतलब क्या है, मैनी साइडेड पर्सनालिटी पे फोकस कर रहा है, उनका जो सोशल प्रॉब्लम्स को डील कर रहे हैं साइंटिफिक स्टैंड अप पॉइंट ऑफ व्यू से, वो दे रहा है। फिर उनके अंदर साइंटिफिक अप्रोच और जो सोशल हार्मनी का जो तालमेल है ना, तो वो बड़ा बैलेंस मैनर में है, ये बता रहा है। उनका लगाव नेचर के प्रति, छोटे बच्चों के प्रति, ये सारी चीज़ें इसमें बताया जा रहा है, उनकी विशेषता, ठीक है। अब इस आधार पे हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक बारी हमने पैसेज पढ़ लिया, अब हम देखेंगे इस पे आधारित क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए हैं। देखिए पहले लाइन से क्वेश्चन पिकअप किया, मैनी साइडेड पर्सनालिटी मीन्स क्या है, इसका मतलब है क्या आखिर। तो कॉम्प्लेक्स पर्सनालिटी बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई जिक्र ही नहीं है। सेक्रेटिव पर्सनालिटी ये भी नहीं। अ पर्सन हैविंग वेरिड इंटरेस्ट, अभी देखा हमने वो रीडिंग, राइटिंग, फाइटिंग अगेंस्ट द सोशल एविल्स, ये सारी चीज़ें थी ना, तो ये मैनी साइडेड पर्सनालिटी का मतलब उनके लिए यही था, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, पंडित नेहरू इंजॉयड, पंडित नेहरू किस चीज़ को इंजॉय करते थे, रीडिंग एंड राइटिंग एंड बुक्स, है ना। फाइटिंग पॉलिटिकल एंड सोशल एविल्स, इसमें भी इंजॉय करते थे। रेजिस्टिंग टिरैनी, जो दिक्कतें आती थी उसको विरोध करना या फिर प्रतिरोध जनना, तो ये तीनों कहीं ना कहीं सही है, ठीक है। तो डूइंग ऑल दिस एंड मच मोर, ये सब भी करते थे और इससे अधिक भी करते थे, तो ऑप्शन डी ज़्यादा सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफर्स पंडित नेहरूज पॉइंट ऑफ व्यू। अब इसमें आपको बताना है कि इसमें पंडित नेहरू का पॉइंट ऑफ व्यू उस पैसेज में क्या था, ठीक है। पैसेज अगर आपके दिमाग में है तो ठीक है। ह्यूमनिज्म इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन साइंस, ऐसा कुछ उन्होंने कहा नहीं। साइंस इज़ सुप्रीम एंड ह्यूमनिज्म इज़ सबऑर्डिनेट टू इट, ये भी ऐसा कुछ उन्होंने कहा नहीं। साइंस एंड ह्यूमनिज्म आर इक्वली इम्पॉर्टेंट, ऐसा उन्होंने दर्शाने की कोशिश करी थी, ठीक है। देयर इज़ नो कॉमन ग्राउंड बिटवीन साइंस एंड ह्यूमनिज्म, ये रिजेक्ट करते थे वो, ठीक है। तो साइंस एंड ह्यूमनिज्म आर इक्वली इम्पॉर्टेंट, ऐसा वो मानते थे। कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो आई थिंक ऑप्शन नंबर सी ज़्यादा, देखिए उसमें आप देखेंगे ना तो परफेक्ट बैलेंस मैनर में था अगर उनके अंदर साइंस और ह्यूमनिज्म, तो ये इक्वली ही देखेंगे तभी ऐसा अप्रोच उनके लिए तैयार होगा, ठीक है। वो हमने देखा था ना, एक बारी फिर से आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है, परफेक्ट बैलेंस था किस चीज़ का इनके अंदर, साइंटिस्ट एंड ह्यूमनिस्टिक अप्रोच का। तो अगर वो इक्वली पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखेंगे ना तो गलत हो जाएगा, तो इससे ज़्यादातर यही ऑप्शन नंबर सी ही को रिलेट होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, आपको क्या बताना है, सिनोनिम्स बताना है फेमस वर्ड का। तो देखिए पुअर हो नहीं सकता, स्टडी है नहीं, ऑफुल तो दूर दूर तक नहीं, पॉपुलर और फेमस दोनों एक दूसरे से को रिलेटेड है ना, सिनोनिम्स हो गया। अब देखिए इसमें आपको ट्रांसपेरेंट का एंटोनिम्स बताना है ना। तो ट्रांसपेरेंट मीन्स क्या होता है, आर पार दिखना, सुस्पष्ट दिखना, है ना। तो इसका आपको एंटोनिम्स अगर बताना है तो लिम्पिड तो नहीं है ना, क्लियर भी नहीं है, क्योंकि ये दोनों क्या है, ट्रांसपेरेंट के सिनोनिम्स हैं। ऑब्वियस मीन्स स्पष्ट, क्लियर मीन्स स्पष्ट, लिम्पिड मीन्स स्पष्ट, है ना। तो ये तो है नहीं। तो ट्रांसपेरेंट ओपेक जो होता है, धुंधला होता है, भद्दा होता है, तो ये
ओपेक होगा इसका एंटोनिम्स, ठीक है। तो ये होगा सही जवाब, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए वो पैरा वाला क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब आपको आ गए कुछ लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। इसमें पूछ रहा है अगर पक्षी विज्ञानी पक्षियों से संबंधित है तो नृविज्ञानी किससे, नृ मतलब होता है नर, नर होते हैं मानव, तो मानव से संबंधित होगा और किससे संबंधित होगा, यहाँ एंथ्रोपोलो क्या है उसी का, नृविज्ञानी का है एंथ्रोपोलॉजिस्ट, तो मैनकाइंड से रिलेटेड होगा, डेफिनेटली सी सही है ना। कितना इजी इजी क्वेश्चन है। देखिए अब इसमें आपको बताना है उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं रखता। देखिए दही मक्खन पनीर, ये क्या है, एक जानवर से उत्पन्न, और तेल क्या है, हम उसको उत्पादित किए खेत से, तो ये सही जवाब हो गया जो डिफरेंट है, ठीक है। अब देखिए एक रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन, कूट है ना, तो इसमें क्या दिया है, प्रोडक्शंस को अगर QPCVEHUMPT लिखा जाता है, इसी कूट को ओरिएंटेशन, देखिए ऐसे क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है, ब्रेन में स्ट्राइक हुए 30 सेकेंड के अंदर स्ट्राइक हुए तो करो, नहीं तो आगे बढ़ो, क्योंकि कोई मतलब नहीं है। कभी कभी कोडिंग हमारे मतलब नहीं पकड़ में आती तो टाइम वेस्ट हो जाता है। तो एक बारी कोशिश करो, देखो P और Q में क्या रिलेशन है, PQ है ना, P2Q है ना, फिर R है Q है, तो Q2R, Q2R मतलब एक बारी उधर से आ रहा है एक बारी इधर से जा रहा है ना। फिर OP क्या है, उधर से आया OP है ना, अब इधर से क्या है C2D, इधर से अब जा रहा है C2D, मतलब अब हमें इसका एक वो पता चल गया कि उधर से आ रहा है इधर से जा रहा है, उधर से फिर सीरियल में है फिर इधर से सीरियल में है, तो ये पैटर्न हमें पता चल गया, अब हम इसे जनरेट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ O दिया हुआ है, यहाँ P दिया था, P से Q, तो O से P होगा, O से हम P पे आएंगे है ना, फिर R है तो R से हम S पे जाएंगे है ना, फिर क्या है I है तो I से हम क्या करेंगे J पे आएंगे, I टू J पे शिफ्ट होंगे, फिर क्या है E है, E से हम F पे जाएंगे है ना। तो अब हमें क्या मिल गया, देखिए मिल गया, अब आंसर आपको मिल गया। देखिए P है क्या है, O से P पे आया है तो P आपको मिल गया है ना। अब फिर क्या यहाँ पे R है, R से S गया तो P मिला, S मिला, फिर I दिया हुआ है, J मिला, PSJ, तो देखिए PSJ कहाँ मिल रहा है, तो इस ऑप्शन में मिल रहा है PSJ, ठीक है। तो ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रीजनिंग ये भी है, ब्लड रिलेशन। रीता की ओर इशारा करते हुए किसने कहा, निखिल ने, कि ये रीता और ये है निखिल, इनके तरफ इशारा करते हुए निखिल ने कहा मैं उनकी माँ के, अब मान लीजिए रीता की माँ और फिर के पुत्र का इकलौता पुत्र, मतलब उनकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ, ये बोल रहे हैं, यानी इनका जो इकलौता पुत्र है, ठीक है, ठीक है, इनके मैं उनके माँ के पुत्र का, मान लीजिए रीता के माँ का पुत्र जो है ये निखिल उसका इकलौता पुत्र है, तो ये दोनों हो गए बाप बेटा, अगर ये बाप बेटा हो गए तो ये दोनों भाई बहन, और ये दोनों हो गए बुआ, बुआ का रिलेशन है ना। कितना सिंपल है, तो इन दोनों के बीच में बुआ का रिलेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है, यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उसी महीने में सोमवार की संख्या कितनी है। देखिए अगर ये 28 फरवरी महीना नहीं है, लीप ईयर नहीं क्या बोलते हैं 28 फरवरी नहीं है ये महीना, तो ठीक है। अगर 28 फरवरी नहीं है तो कितने हो जाएंगे 5, अगर 28 है तो केवल 4, ठीक है, क्योंकि एक हफ्ते में एक मंडे आता है, ठीक है, तो 4 हफ्ते होंगे तो 4 मंडे ही आएंगे है ना। अगर क्या दिया है कि 25 अगस्त को गुरुवार है, 25 अगस्त को गुरुवार है, ठीक है, अब 25 अगस्त को गुरुवार है, महीना अगर 30 का भी हुआ तो 28 तक जाते जाते कितना हो जाएगा, संडे हो जाएगा है ना, 28 तक जाते जाते संडे हो जाएगा। अब उसके बाद मंडे आ ही रहा है तो 28, 29, 30, 31 के बीच में, तो टोटल हो जाएगा 5 हो जाएगा, 28 का महीना होगा तो 4, ये क्वेश्चन में इतना ध्यान रखिए
तो ज़्यादा उपयुक्त है कि सी आंसर आप टिक करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। इसमें क्या है, निम्न शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्या। देखिए ये करंट अफेयर है, बहुत ज़्यादा आपके लिए वो नहीं होगा, क्योंकि ये उस टाइम का करंट अफेयर है, अभी इस टाइम आपके काम आएगा कि नहीं। तो लाइट हाउस परियोजना उस समय पटना में क्रियान्वित नहीं हुई थी। ठीक है, उसके बाद कौन सी भारतीय दूध संरचना, है ना, कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है। तो फिलहाल भी रिलायंस ही है, लेकिन ये भी आपके लिए उतना ज़्यादा उपयुक्त नहीं है। अब देखिए, जो बोल्ड यानी बम्बू ओएसिस ऑन लैंड्स इन ड्रॉट, ये एक परियोजना स्टार्ट हुई थी भारत में, तो किसने करा था। ठीक है, तो इसकी जानकारी कहाँ से होगी। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, तो बम्बू ओएसिस ऑन लैंड्स इन ड्रॉट परियोजना भारत में किस राज्य में शुरू की गई। ठीक है, एक्चुअली ये राजस्थान में शुरू की गई थी, क्योंकि यहाँ पे हरियाली लाने की बहुत आवश्यकता है। तो ये उस समय का करंट अफेयर है, तो फिर कोई आवश्यकता बहुत ज़्यादा नहीं है आपको इस, तो इसकी जानकारी आपको हो। ठीक है, करंट अफेयर का पोर्शन है, पुराना हो गया तो फिर। अब देखिए ये चीज़ है जो करंट अफेयर का ही पार्ट रहा, लेकिन ये अभी भी इम्पॉर्टेंट है, किसी भी एग्ज़ाम में पूछ सकता है। कोवैक्स योजना जो है ना, कोविड-19 के अंतर्गत, वो मतलब उसके अंतर्गत मुफ्त में भारत ने किसको मतलब वो दी थी, क्या बोलते हैं, हेल्प करा था। तो कोवैक्स के अंतर्गत घाना जो था ना, इस पहला देश था। इसकी जानकारी ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, करंट अफेयर से। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिका महिला अंतरिक्ष यात्री। करंट अफेयर तो ठीक है, लेकिन ये जनरल अवेयरनेस का सब्जेक्ट है, तो ठीक है। दूसरी महिला हैं सिरिसा बांदला जी। ठीक है, तो एग्जैक्टली इसमें ज़्यादा 3-5 करने की आवश्यकता है नहीं, सिरिसा बांदला जी को याद कर लीजिए कि अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री सिरिसा बांदला जी बन गई हैं। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 56। उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है, कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, डोपिंग वोपिंग में बहुत पकड़े जाते हैं, क्या ही करेंगे जान के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई। देखिए ये जीके का क्वेश्चन हो गया, ये कभी भी पूछता रहेगा, है ना। तो ये एक्चुअली हिमाचल प्रदेश का जो कैबिनेट है, वहाँ के लिए ये चीज़ें लागू हुई थी, क्या, एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली। ठीक है, तो ये आप याद रखें, तो किसी एग्ज़ाम में काम आ सकता है। ठीक है, तो इस स्तर के मतलब क्वेश्चन बनते हैं, तो इस पर ध्यान रखें। देखिए ये क्या है, UDI SE+ शुरू किया गया है, तो ठीक है, उस समय शुरू किया गया था, करंट अफेयर में था, शिक्षा मंत्रालय से रिलेटेड चीज़ थी। ठीक है, उस टाइम इम्पोर्टेंट थी, शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट होती रहती हैं, ये भी बहुत ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है। ठीक है, अगर आपकी जानकारी में है तो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, क्या है, स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस, ये भी बहुत ज़्यादा वो नहीं है, उस समय विराट कोहली थे, तो उन लोगों के इन्वेस्टर कभी कभी इधर उधर होते रहते हैं, तो विराट कोहली उस टाइम थे, याद रखिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पोर्टल, हाँ ये आपको हमेशा बना रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60, जो सोपेस भारत में किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया। तो ये सर्वोच्च न्यायालय के लिए एक्चुअली शुरू किया गया था, सुप्रीम कोर्ट के लिए, तो ठीक है, ये याद रखिए। ठीक है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस एक पोर्टल है शुपेश, है ना, तो सर्वोच्च न्यायालय के लिए चालू किया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं। स्टैटिक पोर्शन है जियोग्राफी का, है ना। तो अगर आपको पता है कि हमारा क्या है, ये हम केवल एक साइड का बना रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए हमारा क्या है, ये है हमारा एक साइड का पोर्शन, और ये है हमारा नेपाल क्षेत्र। ठीक है, तो देखिए अगर ये नेपाल है, तो यहाँ से होके शुरू होता है। ठीक है, तो अब इसमें टच कौन कौन से होते हैं, ध्यान दीजिए। ये उत्तराखंड हो गया, है ना, ये यूपी हो गया, ओके, बिहार हो गया, यहाँ से थोड़ा सा पोर्शन जाके वेस्ट बंगाल का टच कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे वेस्ट बंगाल भी टचिंग टचिंग खेल लेता है, और ये सिक्किम है ही, तो आप काउंट कर लीजिए कितने स्टेट हैं। तो
काउंट कर लीजिए, 5 तो दिख रहे हैं। अब आपको अधिक दिख रहे हैं तो अलग बात है, 5 ही हैं। तो यहाँ पे देखिए 5 जहाँ पे ऑप्शन है, मार के आगे बढ़िए। अब क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, निम्न में से कोस्टरिका की राजधानी कौन सी है। ये देखिए, आपको ये क्वेश्चन ऐसा था जो आपको ऑप्शन से हल होने थे, ठीक है, क्योंकि हर किसी को हर एक जगह कैपिटल याद रहता नहीं। यहाँ पे देखिए कितना, बीजिंग चाइना का है ना, ढाका बांग्लादेश का, दिल्ली इंडिया का, वजह सांजोस, मार के आगे निकलिए, है ना। तो ये इसका सही आंसर हो जाता है। तो कभी कभी दिए हुए ऑप्शन से ना आंसर निकल जाते हैं, तो तरीके कभी कभी इधर उधर कर लेने चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 63, ठीक है, इसमें पूछ रहा है केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है। ये जीके का क्वेश्चन है, ठीक है, पॉलिटी वॉलिटी का क्वेश्चन नहीं है, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन। अगर आपको पता है तो ठीक है, ठीक है। तो मलयालम एक्चुअली इसका सही आंसर है, ठीक है। केरल और साइड में ज़्यादातर मलयालम ही बोलते हैं। तो लक्षद्वीप वहाँ से कितनी दूरी पे है, पास में ही है, आइलैंडिक यूटी है ना। तो नेक्स्ट देखते हैं, भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या आपको पता है कितना हो सकता है, बताइए। इसका ना हम आपको आपके ऊपर छोड़ देते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। अगर नहीं बताइएगा तो हम बता देंगे, ओके। कोशिश कीजिएगा एक बारी, जैसे जाके आप गूगल करेंगे ना, या फिर कहीं से किताब से या जानकारी से करेंगे, तो उसमें से आपको ये वहाँ पे वो भी कीजिएगा, मैक्सिमम सीटें स्टेट में कितनी हो सकती हैं लोकसभा विधानसभा की, फिर मिनिमम कितनी हो सकती हैं, क्योंकि इस पे बेस्ड ना क्वेश्चन बनते हैं बड़े स्तर पे भी, है ना। तो ये जानकारी आपको हो जाएगी तो अच्छी बात है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी जीके का ही है, ठीक है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो इसको ध्यान दीजिए। 1 अक्टूबर, 3 अक्टूबर, 14 सितंबर, 2 नवंबर, किस डेट को मनाया जाता है, ठीक है। तो ये एक्चुअली 14 सितंबर हो, ठीक है। तो हिंदी दिवस 14 सितंबर, और 16 सितंबर से कंफ्यूज मत कीजिएगा, क्योंकि 16 सितंबर को वो 3 डे मनाते हैं, ओजोन दिवस, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा पैरेलली। अब इसमें देखिए सास का कौन सा देश नहीं है, सास जो एक है ना संगठन कंट्रियों का, तो इसमें कौन नहीं है। नेपाल है, बांग्लादेश है, अफ़गानिस्तान है, पाकिस्तान भी है, श्रीलंका भी है, बट ये म्यांमार नहीं है, म्यांमार इसका पार्ट नहीं है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा रिलेवेंट जी के पोर्शन नहीं है, कभी कभार ठीक है, पूछ लिया तो पूछ लिया। वैसे भी मिस्टेक याद कीजिए आप, फिर संघाई कॉपरेशन याद कीजिए, वो सारी चीज़ें अब इम्पॉर्टेंट हैं। निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित हैं। महाराष्ट्र में है, पता है। अब देखिए महाराष्ट्र आते ही बेंगलुरु काटिए, दिल्ली काटिए, लखनऊ काटिए, ठीक है। बचा क्या, औरंगाबाद, औरंगाबाद में ही है, ठीक है। जिसमें एलोरा मतलब एलोरा में सभी हैं, ठीक है, बुद्ध जैन हिंदू, ठीक है। और अजंता है पार्टिकुलर के लिए, ठीक है। ओणम किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है। अब देख लीजिए ध्यान से, असम का बिहू, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो ठीक है, यहाँ का तो पोंगल है, कर्नाटक का तो चेरी ब्लॉसम, यही बचा केरल। तो ओणम है केरल से रिलेटेड, ठीक है। कितने प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, कितने आराम से हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से जो मतलब सूर्य है उसकी सबसे नज़दीक, मतलब कितना प्यारा क्वेश्चन है। अब इसमें आप सबको एक बार ही देख लीजिए, मान लीजिए ये सूर्य है, ठीक है। तो इसके सबसे नज़दीक में तो आपके आ जाते हैं बुद्ध साहब, ठीक है। उससे थोड़ी दूरी पे आपके आ जाते हैं शुक्र साहब, उससे थोड़ी दूरी पे आपकी आ जाती हैं धरती माता, जिसको पृथ्वी बोलते हैं हम। उससे थोड़ी दूरी पे अब मान लीजिए यहाँ तक आ गए, एक ही कक्षा में बढ़ते जा रहे हैं। आ गए आपका मंगल, मंगल ग्रह, है ना। ये हो गए आपके टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, इनको बोलते हैं। ये चारों को टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, मतलब ऐसे याद कर लीजिए, टेरेस्ट्रियल, ठीक है। इन चारों को टेरेस्ट्रियल प्लैनेट बोलते हैं। अब इधर से आप, इसके बाद से स्टार्ट होता है, ठीक है। क्या, इसके बाद आपका आता है जुपिटर, जुपिटर है ना। वो पूछता है ना क्वेश्चन आप लोगों से कि मार्स और जुपिटर के बीच में कौन सा बेल्ट है। तो यहाँ अगर ये जुपिटर आया ना, तो
इस ये सन है आपका, मान लीजिए ये एस स्टैंड फॉर सन और ये जे स्टैंड फॉर जुपिटर है। तो अगर यहाँ इन दोनों के बीच में ना, मान लीजिए ये अगर इसको उठा के यहाँ पे कर दिए, इनके बीच में जो बेल्ट है ना, एस्ट्रॉयड बेल्ट बोलते हैं। इसमें एस्ट्रॉयड यानी उल्का पिंड्स का एक मतलब एक बेल्ट मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ें ठीक है जानकारी के लिए। और देखिए इधर जो बड़ी बड़ी गैसियस प्लैनेट इधर आएंगे, मान लीजिए ये इसके बाद की है, मतलब क्रम इसका ये है, लेकिन हम यहाँ पे लिख रहे हैं। तो जुपिटर है, उसके बाद आपकी आती है सैटर्न, उसके बाद आती है आपका यूरेनस, उसके बाद आती है नेपच्यून, ठीक है। तो ये क्रम है, ठीक है। तो जानकारी रखिए, ठीक है। तो बुध देवता, चलिए 69 हो गया। 70 देखिए, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई, ये जीके का क्वेश्चन है, ठीक है। तो गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ही थे प्रथम एशियाई जिन्होंने फर्स्ट नोबेल प्राइज़ जीता था एशिया से, ठीक है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 71 72 से। तो ये एक पैसेज है, पैसेज को पढ़ते हैं, इसको थोड़ा छोटा कीजिए, छोटा तो हो नहीं रहा है, फिर भी पढ़ते हैं क्या कह रहा है। धरातल से युद्ध की विभीषिकाओं को सदा सदा के लिए समाप्त करने के लिए गांधी जी ने विश्व को अहिंसा रूपी अस्त्र प्रदान किया, ठीक है। गांधी जी कहा करते थे कि प्रेम और अहिंसा के द्वारा विश्व के कठोर से कठोर हृदय को कोमल बनाया जा सकता है। उन्होंने इन सिद्धांतों का परीक्षण भी किया और नितांत सफल भी हुए। हिंसा से हिंसा बढ़ती है, घृणा घृणा को जन्म देती है, प्रेम से प्रेम की अभिवृत्ति होती है। अतः यह निश्चित है कि बिना प्रेम और अहिंसा के विश्व में शांति स्थापना नहीं हो सकती। शांति के अभाव में मानव जाति का विकास संभव नहीं है। प्रत्येक राष्ट्र का स्वर्णिम युग वही कहा जाता है, ठीक है, जबकि वहाँ पूर्ण शांति और सुख रहा हो तथा उत्तमोत्तम रचनात्मक कार्य इकाई किए जाते हों। तो उसे क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, राष्ट्र का स्वर्णिम युग कहा जाता है। कहाँ पे, जहाँ पे पूर्ण शांति सुख रहा हो तथा उत्तमोत्तम रचनात्मक कार्य किए जाते हों, तो उसको क्या बोलते हैं, स्वर्णिम युग, है ना। देखिए पूरा स्टेटमेंट हमने लगभग पढ़ लिया, थोड़ा सा बचा है, उसे भी देख लेते हैं। भौतिक दृष्टि से व्यापार और कृषि की उन्नति में ही शांति काल में संभव होती है। अब युद्ध करते करते आप कुछ भी नहीं कर सकते, कृषि भी नहीं कर सकते। अतः हम यदि विश्व का कल्याण चाहते हैं तो हमें युद्ध का बहिष्कार करना ही होगा। अहिंसा और प्रेम की भावना से विश्व में शांति स्थापित करनी होगी, तभी विश्व में सुखमय एवं शांतिमय राज्य की स्थापना संभव होगी, ठीक है। तो ये है आपका पूरा पैसेज, जिसमें बात की जा रही है अहिंसा का और प्रेम का, है ना। अब इस पे आधारित हम देखेंगे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, विश्व में शांति क्यों आवश्यक है। मानव जाति के विकास के लिए, उत्तमोत्तम रचनात्मक कार्य के लिए, व्यापार और कृषि की उन्नति के लिए, कठोर से कठोर हृदय को कोमल बनाने के लिए। देखिए इसमें कथन तो सारे के सारे लगभग सही हैं, उत्तमोत्तम रचनात्मक कार्य और ये सारी की सारी चीज़ें, लेकिन ये तीनों क्या करती हैं, मानव जाति का विकास करती हैं। तो इसमें इकलौता पॉइंट चूज करना है तो ये सही होगा, ठीक है, क्योंकि ये तीनों क्या करती हैं, डायरेक्टली हेल्प कर रही हैं मानव जाति के विकास में। तो 71 का ये आप मार के आगे बढ़िए। अब देखिए इसी पैसेज से क्वेश्चन नंबर 72, विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक क्या है, ठीक है। तो हिंसा और भय गलत, अहिंसा और प्रेम पार्शियली ठीक है, शायद यही ठीक हो। आत्मीयता और समीपता गलत, परिश्रम और ज्ञान ये भी नहीं। तो अहिंसा और प्रेम आपका सही जवाब हो जाता है, यानी कि बी, है ना, पैसेज में हमने पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं, कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है ना। ये हमने पैसेज में देखा था, कैसे, सत्य पालन द्वारा ऐसा कुछ नहीं था, मौन पालन द्वारा ये भी नहीं था, अहिंसा द्वारा, हाँ यही सही है, भय द्वारा तो नहीं। तो अहिंसा द्वारा कठोर से कठोर हृदय को क्या बनाया जा सकता है, कोमल। तो ये सत्य है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74, किसी भी राष्ट्र की स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व हैं। अभी हमने वहाँ पे अंडरलाइन करी थी, है ना। तो वहाँ पे क्या था, धन और वैभव नहीं था, धन और सम्मान नहीं था, अध्यात्म और उपासना ये भी नहीं थी, शांति सुख और रचनात्मक कार्य, ठीक है। डायरेक्ट आपको पैसे से मिल रहा है, ठीक है। कहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, देखिए यहाँ पढ़िए ध्यान से, है ना, किसके लिए, स्वर्णिम युग वही कहा जाता है।
यहाँ पे स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व पूछ लिया तो है ना, यहाँ पे देखिए ये मिल रहा है, शांति सुख और रचनात्मक कार्य, यही सही होगा। नितांत शब्द का उपयुक्त पर्याय क्या है, तो बिल्कुल है इसका पर्याय, है ना। नितांत मतलब बिल्कुल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं आगे, एक पैसेज और फिर से पढ़ते हैं दोबारा एक पैसेज, इसमें भी आपको देने हैं एक पैसेज पढ़ के 4 क्वेश्चन के जवाब, 5 क्वेश्चन का, ठीक है। देखिए क्या है, विज्ञान आज मानव के जीवन का अविभाज्य और घनिष्ठ अंग है। विज्ञान की बात कर रहा है, ये मानव जीवन का अविभाज्य एवं घनिष्ठ अंग बन गया है। मानव जीवन का कोई भी क्षेत्र विज्ञान के अश्रुतपूर्व आविष्कारों से अछूता नहीं रहा है। मतलब कोई भी सेक्टर, चाहे हेल्थ, मेडिकल बोलें, एजुकेशन बोलें, या फिर किसी भी सेक्टर को देखें तो वो विज्ञान उससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद इसी से आधुनिक युग विज्ञान का युग कहलाता है, ठीक है। आज विज्ञान ने पुरुष और नारी साहित्यकारों और राजनीतिक, उद्योगपति, कृषक, पूंजीपति और श्रमिक, चिकित्सक और सैनिक, अभियंता और शिक्षक तथा धर्मज्ञ और तत्वज्ञ सभी को और सभी क्षेत्रों में किसी न किसी रूप से अपने अप्रतिम प्रदेश से अनुग्रहित किया है। मतलब सबको भाव विभोर किया है, सबको लपेट के रखा है, सब पे प्रभाव डाल रहा है, सबसे मिला जुला हुआ है, ठीक है। आज समूचा परिवेश विज्ञानमय हो गया है। विज्ञान के चरण गृहिणी के प्रवेश रसोई घर से लेकर बड़ी बड़ी प्राचीरों वाले भवनों और अट्टालिकाओं में ही दृष्टिगत नहीं होती, प्रत्युत वे स्थल और जल की सीमाओं को लांघकर अंतरिक्ष में भी गतिशील है। मतलब कि ये केवल लिमिट नहीं है उसका, ठीक है। जो विज्ञान के चरण हैं गृहिणी के, जो मतलब रसोई घर से लेकर जो बड़ी बड़ी भवनें हैं, जो बड़े बड़े होटल्स हैं, वहीं तक नहीं सीमित है, वो स्थल जल की सीमाओं को लांघ कर अंतरिक्ष में भी पहुंच गया है, ठीक है। वास्तव विज्ञान अद्वितीय मानव की सबसे बड़ी शक्ति बन गया है। इसके बल से मनुष्य प्रकृति और प्राणी जात का क्या करता है, शिरोमणि बन सकता है, ठीक है। विज्ञान के अनुग्रह से वह सभी प्रकार की सुविधाएं और संपदाओं का स्वामित्व प्राप्त कर लेता है ना, ऐसा ये कह रहा है स्टेटमेंट। अभी तो लंबा स्टेटमेंट है। अनुग्रह से वो सभी प्रकार की सुविधाओं और संपदाओं का स्वामित्व प्राप्त कर चुका है। अब वह ऋतुओं के प्रकोप से भी भयक्रांत या सशस्त्र नहीं है, क्योंकि आर्टिफिशियल कल्चर बना के रखा है, बिल्डिंगें बना के रखी है, गर्मी पड़ रहा है तो एसी चला रहा है, क्यों डरेगा। विद्युत ने उसे क्या किया है, विद्युत ने उसे अलौकिक किया है, उष्णता और शीतलता दी है, बटन दबाकर किसी भी कार्य को संपन्न करने का ताकत भी है। मनोरंजन के विविध साधन सुलभ हैं। यातायात एवं संचार के साधनों के विकास से समय और स्थान की दूरियां बहुत कम हो गई हैं और समूचा विश्व एक परिवार सा लगने लगा है। कृषि और उद्योग के क्षेत्र में उत्पादन की तीव्र वृद्धि होने के कारण आज दुनिया पहले से अधिक धन धान्य से संपन्न है। शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान का देन अभिनंदनीय है, बिल्कुल है। विज्ञान न होता तो क्या आप मोबाइल पे बैठ के ऐसे पढ़ पाते। विज्ञान के सहयोग से मनुष्य धरती और समुद्र के अनेक रहस्य हस्तमलक करके अब अंतरिक्ष लोक में प्रवेश कर चुका है। सर्वोपरि विज्ञान ने मनुष्य को बौद्धिक विकास प्रदान किया है और वैज्ञानिक चिंतन पद्धति दी है। वैज्ञानिक चिंतन पद्धति से मनुष्य अंधविश्वासों और रूढ़ि परंपराओं से मुक्त होकर स्वस्थ एवं संतुलित ढंग से सोच विचार कर सकता है ना। चिंतन पद्धति से मनुष्य मतलब ये रूढ़ि परंपराओं से मुक्त होकर स्वस्थ एवं संतुलित सोच विचार कर सकता है और यथार्थ, ठीक है। तो ये था इतना लंबा पैसेज, अब आपको देने हैं जवाब। तो फर्स्ट क्वेश्चन का देखिए क्या जवाब हो सकता है। पहला क्वेश्चन क्या है, विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही गई है क्योंकि इसके बल से मनुष्य विद्युत शक्ति का स्वामी है। सिर्फ इतना ही नहीं, प्रकृति और प्राणी जगत का सिरमौर है। ये थोड़ा सा उपयुक्त लग रहा है। सभी भौतिक सुविधाओं से संपन्न है, गलत। अंतरिक्ष के क्षेत्र में हस्तक्षेप कर सकता है, कर नहीं सकता है, कर रहा है, ये भी गलत, ठीक है। ये तो प्रकृति और प्राणी जगत का सिरमौर है विज्ञान, सही है, किसी भी सेक्टर को छोड़ के नहीं रखा है। उसके बाद वैज्ञानिक चिंतन पद्धति ने मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार किया है। उसे मुक्ति मिली है, किस चीज़ से, संतुलित अनुचिंतन से नहीं,
पुरानी शिष्ट औपचारिकताओं से थोड़ा सा हो सकता है, भ्रमपूर्ण रूढ़िवादी विचारण से ये भी थोड़ा सा हो सकता है, और प्राचीन संस्कृत परंपराओं से नहीं। परंपराएं, सारी परंपराएं बेकार नहीं हैं, ठीक है। तो इसका उपयुक्त आंसर क्या हो सकता है आपके हिसाब से? तो इसमें जो संपूर्ण रूढ़िवादी विचारण है ना, उससे ज़्यादा हमें स्वतंत्रता मिली है ना, भ्रमपूर्ण रूढ़िवादी विचारण से, जो भ्रम में डालती हैं लोगों को। तो साइंस उनके ऊपर पर्दा डाल दिया है ना। विश्व के परिवार लगने का प्रमुख कारण है, जैसे पूरा विश्व एक परिवार की तरह लगता है। कैसे? यहाँ से बैठे प्लेन में तुरंत पहुँच गए वहाँ, फ़ोन तुरंत घुमाया, यहाँ से देश के किसी भी कोने में बात कर लिया, है ना। तो यही है यातायात एवं संचार के साधन का विकास, है ना। अब देखिए यहाँ हस्तमलक शब्द से क्या अभिप्रेता का कहना है ना। तो इसमें पास रखे आंवले की तरह, हाथ के लिए आंवले की तरह, स्पष्ट और अनायास बोधगम्य। अस्पष्ट परंतु सायास बोधगम्य किसके लिए है? आमलक यहाँ पे किस चीज़ के लिए हस्तामलक शब्द अभिप्रात है? देखिए हस्तामलक अभी एक बार फिर से अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो पैसेज आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये इसमें अस्पष्ट और अनायास बोधगम्य से रिलेटेड ये लाइन लिखी गई है, ठीक है, स्पष्ट और अनायास बोधगम्य के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, वैज्ञानिक चिंतन पद्धति पदबंध से आशय क्या है? वैज्ञानिक चिंतन का मतलब देखिए, परंपरागत चिंतन गलत, भावनात्मक चिंतन ये भी गलत, वैज्ञानिक द्वारा किया गया चिंतन बिल्कुल गलत, स्वस्थ एवं संतुलित चिंतन, देखिए लास्ट लाइन में क्लियर किया है। वैज्ञानिक चिंतन में क्या किया है? रूढ़ प्रभाव से मुक्त होकर स्वस्थ एवं संतुलित ढंग से सोच विचार कर सकता है। तो स्वस्थ एवं संतुलित चिंतन ही क्या है? वैज्ञानिक चिंतन है, ठीक है। तो ये पार्ट यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। आपका दिन मंगलमय हो, शुभ हो, और आप सफलता की ओर अग्रसर हों।